हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर एस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का पहला टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? रियल नंबर। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1 और इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यदि आप न्यू व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भाई मेरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अपने छोटे भाइयों को वीडियो दिखाएं और उनको हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबर दिलवाएं। ठीक है, अच्छे नंबर दिलाने के लिए प्रेरित करें और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों की परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ज़रूर ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी के फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करते वक्त उसमें जो ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं, अपने आप से कटते हैं या एक से कटते हैं, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मैं चर्चा में एक बात लेके आऊँगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 12 को काटिए। आप कहेंगे सर 12 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, बेटा 6 से भी कटता है और इसके अलावा ये 12 से कटता है। तो दोस्तों, ये इसके गुणनखंड नहीं है, ये इनके भाजक हैं। कौन है? भाजक। भाजक और गुणनखंड में बहुत फर्क होता है। गुणनखंड वो होते हैं जिनके गुणा से वो संख्या निकाली जाए, वो इनके गुणा से वो संख्या प्राप्त की जाए, ये उसके भाजक है। तो गुणनखंड का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि 12 को आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटें। 2 से काटेंगे तो 2 छिंग 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 को, 2 तियां 6 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 12 के जो गुणनखंड आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। और दोस्तों, 2 बार 2 आया है इसलिए इसे हम 2 की पावर 2 लिख देंगे और 3 अलग कर देंगे। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड मेथड के थ्रू मैंने लिखा है। इसी विधि के द्वारा मुझे लिखना है, इसी रूप में व्यक्त करना है। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, ये एक तरीके से लासा निकालने की भी विधि है। तो हमें क्या करना होगा, 140 के इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड पता कर रहे हैं। तो जब हम 140 के गुणनखंड पता करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे, आप कहेंगे साहब अभाज्य क्यों बोल रहे हो? देखो, इसमें जो संख्या आई है 2, इसमें जो आया है 2, इसमें जो आया है 3, ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 140 है। जब आपने 2 से डिवाइड किया 140 को तो ये 70 बार कट जाएगा। फिर 2 से आपने डिवाइड किया, ये 35 बार कट जाएगा। फिर आपने इसे 3 से डिवाइड किया और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 बार कट जाएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स कट जाएगा। आपको तब तक काटते जाना जब तक कि नीचे 1 ना जाए। इस प्रक्रिया को जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए मैंने नीचे लिखा है 140 को जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। उसी फॉर्म में लिखने की प्रक्रिया ही अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में बोली जाती है। जो चीज़ कॉमन होती है, 2 बार या 3 बार 4 बार आती है, उसे पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 2 बार आया है तो उसे पावर की फॉर्म में लिख देंगे और इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे। ये है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका। और इतना करने के बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे आंसर लिख देना है। इतना क्वेश्चन करने के बाद ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली अगर इसके फैक्टर कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये भी प्रक्रिया शो करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहेगा कि आपने ये कैसे निकाला है, वो आप मुझे बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हाई स्कूल की परीक्षा में ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर निकालते हो, ज़रूरी है कि आंसर निकालने का तरीका क्या है, प्रोसेस मैन होगी इसमें। तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे, आप एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। जब आप एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक आपकी चीज़ को समझ करके आंसर देगा। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप आप बीच में ख़त्म नहीं करेंगे, गायब नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 156 और आप देख रहे हैं कि जो 156 है उसके फैक्टर ये हैं, उसके गुणनखंड ये हैं। मैं इंग्लिश में बोल रहा था फैक्टर, ये उसके गुणनखंड है। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बट कैसे? तो तरीका यही है मेरे मित्रों, यही है मेरे भाइयों तरीका कि आप पहले आप 2 से काटेंगे। और 2 से क्यों काटेंगे? क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये सम संख्या है और 2 से कट सकती है। तो हम शुरुआत तो 2 से ही करते हैं। जब कोई संख्या 2 से नहीं कटती है तो हम फिर 3 से ट्राई करते हैं, फिर हम
3 के बाद फिर 5 से ट्राई करते हैं। आप कहोगे 4 से ट्राई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, ठीक है। जो संख्या 4 से कटेगी वो पहले से 2 से ही कट जाएगी, इसलिए हम 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं, और ये प्रक्रिया आगे फॉलो करते हैं जब तक वो नंबर पूर्ण रूप से कट करके बन ना आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 2 को डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर हमने 2 से काटा, मतलब 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटा हमने, 2 3 6 और 2 निम 18, फिर हमने 3 से काटा, ये 13 बार कटा, और फिर मैंने 13 से काटा, ये 1 बार कटा। तो दोस्तों ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 2 2 3 और 13, ये वो नंबर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर प्राप्त होता है, अर्थात ये अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों आपको मेथड समझ आ गई होगी। तो आपको हर एक नंबर को, जैसे ये नंबर है, ये 5 से शुरू होगा कटना, क्योंकि लास्ट में 5 है, ये भी 5 से कटना शुरू होगा, और ये चेक करना पड़ेगा 3 से कटेगा कि 9 से कटेगा, किससे कटेगा, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से तो नहीं कटेगा। तो आइए दोस्तों, मैंने हर नंबर को यहाँ पे काट के बताया है। देखिए 3825, ये आपका 33557 17 कटेगा, ये पहले 5 से कटेगा, 7 से 11 से 13 से, ये आपके 17 से 19 से 23 से। ये क्वेश्चन अपने आप में टफ हो जाता है, क्योंकि जब कोई बच्चा शुरुआत 2 से करता है, 3 से करता है, 5 से करता है, 7 से करता है, और 2-4 नंबर पे जब वो ट्राई कर लेता है और जब उससे नहीं करता है तो अंततः वो उसको छोड़ देता है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए सोच समझ कर काटें, क्योंकि अगर आप कुछ प्राइम नंबर्स तक, लगभग आप 17 से 19 तक की संख्याओं तक जाएंगे तो वो नंबर आपको आराम से कटती हुई नजर आएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ मैं पिछली क्लास में, यानी कल की क्लास में 1.1 एक्सरसाइज में बता चुका था कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का अर्थ आप सभी जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिकतम कॉमन गुणनखंड होता है, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसमें आपको सबसे छोटी संख्या देखनी होती है, वो भी मल्टीप्लिकेशन कॉमन देखनी होती है, ठीक है। आइए इसकी जांच करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा है, चलिए ट्राई करते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर आप देख रहे हो 26 और 91 है। हमें इसका सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहिए, तो हमें 26 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, और हम पहले काटेंगे 2 से, तो आप देखेंगे 13 बार कटेगा, फिर हम 13 से काट देंगे, ये 1 बार कटेगा। तो दोस्तों नीचे मैंने इसे काट के दर्शाया है, 26 के गुणनखंड होंगे 2 और 13, और 91 के होंगे 7 और 13। तो जो दोनों में कॉमन होता है मेरे मित्रों, वो आपका एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर है, ये 13 फैक्टर है, गुणनखंड है, वो कॉमन है, बड़ा से बड़ा कॉमन है, तो वो आपका एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा, हमें गुणा करके निकालना होता है। तो जो कॉमन होते हैं उन्हें तो हम एक बार लिख लेते हैं, और जो बाकी के बच जाते हैं उन्हें भी हम लोग लिख लेते हैं, और इनका कर देते हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 182 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल हम लोगों ने किया, 26 और 91 का गुणा किया तो 2366 मिला, और जब मैंने एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो 13 और 182, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, ये भी मुझे 2366 मिला। तो इसका मतलब ये प्रूव्ड होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आया हो। इसी तरीके से हमें अगले क्वेश्चन को भी ऑपरेट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। जी हाँ, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड, 510 और 92। 510 के फैक्टर हमने ये किए हुए हैं, देख सकते हैं आप, और 92 के ये किए हैं। दोनों में जो कॉमन नज़र आ रहा है आप देख पा रहे हो, केवल 2 नज़र आ रहा है, यही हमारा एचसीएफ है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 2 2 3 5 17, मतलब ये वाला 2 केवल एक बार लिखा जाएगा, फिर एक बचा हुआ 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 एंड 23। इन सब का जब आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये मल्टीप्लाई मिला 23,460, और जब इनका गुणा किया तो आपको मिला 46,920। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे तो मिलेगा 46,920, मतलब ये बात भी इसमें प्रूव्ड होती है। तो आप तीसरे क्वेश्चन को खुद ही लगाएंगे, स्वयं करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का मतलब उसका तीसरा पार्ट। आइए हम लोग हमारे एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं, बताते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे हर एक नंबर के अलग अलग गुणनखंड करने हैं, और उनमें जो कॉमन हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ, और जो कॉमन ना हो करके जो बच जाएंगे
उनको उनको एलसीएम हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने 12 के जब फैक्टर किए तो मुझे ये मिले 12 के फैक्टर, 15 के ये, 21 किए। इन तीनों में जो कॉमन है आप देख पा रहे होंगे 3 3 3 कॉमन है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। 3 के बाद जो बचता है, जैसे कि 2 की पावर 2 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है, इनका जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 420, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29, आप 17 के फैक्टर करेंगे, ये प्राइम नंबर है, 1 गुणा 17 ही रहेगा। ऐसे 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है। इन प्राइम नंबर के फैक्टर केवल 2 ही होंगे, 1 और सेल्फ। तो हम इनमें कॉमन देख लेंगे, कॉमन हमारा 1 आ जाएगा, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। और बाकी के नंबर्स का आपस में इंटू कर देंगे तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तीसरा वाला बहुत आसान है, इसको आप बना के देखिए। और एक जानकारी आपको देते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इसकी पीडीएफ की लिंक आपको दी जा रही है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पीडीएफ से एक एक क्वेश्चन को आप दोबारा वीडियो को देखते हुए साथ साथ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। 306 और 657 का जो एलसीएम है वो आपसे पूछा गया है। दोस्तों फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जब आप एचसीएफ को ट्रांसफ़र करोगे तो 2 संख्याओं के गुणनफल में आप जब एचसीएफ का भाग दे दोगे 9 का, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, 9 से या तो ये काट दिए, 9 7 63, 2 बचेगा, 9 3 27, 9 7 63, 9 3 27, और जब इसे गुणा करेंगे तो 22,338 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत लाजवाब है। इन्होंने कहा है कि एन कोई प्राकृत संख्या है जो 6 के ऊपर लगा रखी है, मतलब 6 की पावर 1 हो सकती है, 6 की पावर 2 हो सकती है, 6 की पावर 3, ऐसे 6 की पावर इनफाइनाइट तक हम चले जाएं तो क्या हमें लास्ट में 0 मिलने की संभावना है? 0 पे कोई वैल्यू समाप्त हो सकती है? तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर आप कितनी लगा दो, इसका इकाई का स्थान ऑलवेज 6 रहता है, कभी बदलता नहीं है, 6 ही रहेगा, 0 कभी नहीं आ सकता, और 6 के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि 0 कैसे आता है। 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं वे होती हैं जो 10 से विभाजित हो जाएं, और 10 से विभाजित जब कोई संख्या होगी तो वो 2 और 5 के गुणनफल से बनी होगी। तो हमें चेक करना होगा कि 6 के गुणनखंड क्या होते हैं। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। आप देख रहे हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की जगह अगर 5 होता तो 0 आने की संभावना होती। इसलिए दोस्तों यहाँ 3 आया है, इसलिए यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, और जब 5 नहीं आएगा तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतनी सी बात बतानी थी। इसको डिटेल में करने के लिए मैंने आपको ये सारी भाषा लिख के दी है, लैंग्वेज आप इसको समझ लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ये जो संख्याएं हैं, इतनी बड़ी एक और एक इतनी बड़ी, क्या ये भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य कौन होती हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात कही है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार 2018 में जब यूपी टेट, बच्चों यूपी टेट के बारे में आपने सुना होगा। यूपी टेट वो एग्ज़ाम है जिससे हम लोग, जिससे फाइनली गवर्नमेंट जॉब लगती है, टीचर बनते हैं यूपी टेट पास करके, सुपर टेट पास करके। तो यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य, और आप सभी जानते हैं सबसे छोटी भाज्य 4 होती है। तो कौन होती है भाज्य? तो भाज्य का डेफिनेशन मैंने यहाँ दिया हुआ है, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, मतलब 4 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, और 4 से कट सकता है। तो ये देखो कितने भाजक हो गए, 2 से अधिक भाजक हो गए, मतलब 3 भाजक हो गए। तो 4 हमारी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो मुझे प्रूफ करके देना है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ये इनके 2 से अधिक भाजक हैं। तो आइए चेक करते हैं। आप देखेंगे मैंने ये पूरी संख्या लिख ली। अब एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से 13 कॉमन ले लूँ तो 7 11 और
1 रह जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं, ये 1 रह जाएगा। तो 7 गुणा 11 प्लस 1, 7 गुणा 11 77 प्लस 1 78, 78 के भी फैक्टर होते हैं 13 गुणा 6। तो आप देख सकते हैं कि इसके 3 फैक्टर आ गए। और मैंने अभी कहा था कि 2 से अधिक फैक्टर हो तो वो क्या होती है, भाज्य। तो पहली वाली भाज्य है, प्रूफ हो गया। अगर पहली वाली भाज्य है तो दूसरी वाली भी भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि देखो नंबर कितना बड़ा है, और नंबर इतना बड़ा है तो वो ज़रूर 3 संख्याओं से ज़्यादा ही कटेगी। और 3 संख्याओं से ज़्यादा कटेगी तो देखो आप 1, 5, 1009 ये संख्याएं जो हैं ये भी भाज्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आता है कि ये भाज्य है। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ बच्चों ऐसा होता है, वृत्ताकार आप जानते हो, फील्ड ऐसा होता है। अब इसमें 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है रवि। एक रवि है और एक सोनिया है, ये दोनों चक्कर लगाते हैं। सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाते हैं। वे दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, यानी एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो वे कब उनकी मुलाकात होगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा एलसीएम ही लिया जाता है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे 12 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके सामने रखा हुआ है 36, क्योंकि 18 के फैक्टर करेंगे, 12 के करेंगे, एलसीएम आएगा 36 और 36 मिनट के बाद ये दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा इसका आंसर है दोस्तों। ऐसा कभी कोई प्रश्न आ जाए कि वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे हैं या चौराहे पर 4 बत्तियां लगी हुई हैं, वो क्या नाम बारी बारी से जल रही हैं, तो कब एक साथ जलेंगी, कब एक साथ बंद होंगी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा लिया जाता है एलसीएम दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और न्यू व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।